हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं सुखबीर सिंह अपने इस गोल्डन एरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारा ये हिस्ट्री का सेशन चल रहा है, जो सीरीज चल रही है, हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। इस पे हम देख रहे हैं कि टॉपिक वाइज टॉपिक कौन से क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो कल हमने देखा था जो मौर्योत्तर काल था, आज हम देखेंगे गुप्त काल। गुप्तों को देखेंगे, समझेंगे, इनके शासकों के बारे में चर्चा भी कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, और ये देख लेंगे कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। समझ रहे हैं ना। जो प्राचीन भारत में गुप्त डायनेस्टी जो हुई 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक जो हुआ, ये गुप्तों का शासन रहा। तो इस चीज को हम देख लेंगे, यहाँ से कौन कौन से जो मेन सवाल बनेंगे उनको हम देख लेंगे, उनके शासकों पर चर्चा कर लेंगे और इन चीजों को हम समझेंगे भी। और बाद में जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो डिटेल से देखेंगे। लेकिन हाँ, वनडे की दृष्टि से हम देख रहे हैं तो उसी हिसाब से हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चर्चा भी करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। पहला सवाल हमारा यही रहा कि कौन सा गुप्त वंशीय शासक 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। कौन सा गुप्त वंशीय शासक 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या स्कंदगुप्त। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर समुद्रगुप्त होगा। क्या होगा? समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर होगा। अगर समुद्रगुप्त के बारे में फ्रेंड्स बात कर ली जाए, तो 335 एडी से लेके 375 एडी तक रहता है। ये क्लियर? 335 एडी से लेके 375 एडी तक रहता है, ये इसका कार्यकाल रहता है। जो समुद्रगुप्त है, इसने उत्तर भारत पर भी आक्रमण किया, दक्षिण भारत में भी इसने आक्रमण किया और विजयी रहा। कुषाणों पर भी इसने आक्रमण करके विजय प्राप्त की। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का ये पुत्र था, और जो चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र था समुद्रगुप्त था ये, और इसी को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। क्लियर? बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता है? लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता है? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर होगा, इसे लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को ही लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। क्लियर? समुद्रगुप्त को ही लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। इसी को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्लियर? और यही शासक बीड़ा बजाने में दक्ष था। अगर कहा जाए कौन सा गुप्त शासक था जो बीड़ा बजाने में दक्ष था, तो क्या बीड़ा प्रकार के सिक्के किसके मिलते हैं? समुद्रगुप्त के मिलते हैं। तो इस बात का उल्लेख मिलता है कि आकलन किया जाता है कि जो समुद्रगुप्त था वो बीड़ा बजाने में दक्ष था, क्योंकि इसकी जो सिक्के मिलते हैं वो बीड़ा प्रकार के सिक्के भी मिलते हैं। क्लियर? और जो गुप्त संवत था, चंद्रगुप्त प्रथम चलाता है, 319 एडी में चलाता है। ठीक है ना। और स्कंदगुप्त के बारे में कहा जाए तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो जूनागढ़ का अभिलेख है, इसमें उल्लेख मिलता है स्कंदगुप्त का, जूनागढ़ का। सही है ना। और नालंदा की स्थापना की बात की जाए तो कुमारगुप्त ने कराई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय का उल्लेख कहां मिलता है? चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख कहां मिलता है? तो फ्रेंड्स, इस बात का उल्लेख मेहरौली के स्तंभ लेख में मिलता है। आपको पता होगा कि गुप्तों का एक अभिलेख है जो दिल्ली में लौह स्तंभ मिला है, जो दिल्ली के मेहरौली में अवस्थित है, जिसपे आज भी उसकी
जो मेकिंग है, जो बनाया गया है, इसकी जो टेक्निक है, इतनी उम्दा टेक्निक है कि आज भी वो खुले में खड़ा हुआ और उस पर आज भी उस पर जंग नहीं लगा है। तो वहीं इस बात का उल्लेख मिलता है, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे? जो आर्यभट्ट थे कहाँ के निवासी थे? जांगल देश, कुसुमपुर, पटना, गोंडकला, उच्चका। तो आर्यभट्ट जो फ्रेंड्स थे वो कुसुमपुर यानी पटना के निवासी थे। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ हुए। पाई का मान आप जानते ही हैं, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे पाई का मान इन्होंने जो दिया था आर्यभट्ट ने, तो ये कुसुमपुर पटना के जो रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गंगा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? गंगा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह एक लेख है, गंगधर लेख, बीतरी लेख या जूनागढ़ लेख। जो नदी है ना गंगा, ऋग्वेद में तो मिलता ही मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ ए राइट आंसर भी इसका सही है कि गंग लेख में भी एक शासक हुआ गंगधर, इसके अभिलेख में भी इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो विकल्प देखिए, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर ए सही होगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसी को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, इसी को लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसने सब कुषाणों को भी पराजित किया था और जब इन्होंने उनको पराजित किया, अपने अधीन किया, समझ रहे हैं ना? तो इसे एक योग्य शासक माना जाता है। अनेक प्रकार के सिक्के चलाए, बीड़ा प्रकार की मुद्राएं भी इसने चलाई थी। तो इस चीज को देखा जाता है और इसकी तुलना नेपोलियन से की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। गुप्त कला कहाँ पाई जाती है? गुप्त कला के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा, विकल्प देखिए, उज्जैन, महेश्वर, सांची या भोपाल। क्लियर? तो जो इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर ए सही होगा कि उज्जैन। उज्जैन का जो मंदिर महाकालेश्वर मंदिर है, इस मंदिर से गुप्त कला के साक्ष्य मिलते हैं। क्या फ्रेंड्स? क्या गुप्त कला की जो साक्ष्य, गुप्तों के समय ही जो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर और भी मंदिर, भीतरी गुफा मंदिर, समझ रहे हैं ना? तो इस चीज को उल्लेख कहाँ मिलते हैं? उज्जैन से मिलते हैं, महाकालेश्वर मंदिर से मिलते हैं। क्लियर? बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अजंता के समकालीन चित्र अंकित हैं क्या? जो अजंता महाराष्ट्र में स्थित है फ्रेंड्स। अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है अजंता। और अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जो महात्मा बुद्ध थे उनकी जो कथाएं हुई, जातक कथाएं, महात्मा बुद्ध के जो पुनर्जन्म के जो विवरण दिया है वो जातक कथाओं में दिया है। और जातक कथाओं का जो चरित्र चित्रण किया गया है वो अजंता की गुफाओं में किया गया है। समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स? और अजंता की गुफाएं किन गुफाओं के समकालीन है ये पूछा जा रहा है। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो बाघ की गुफाएं होंगी। क्लियर? अजंता के समकालीन जो चित्र अंकित है वो बाघ की गुफाएं, यहां भी चित्रकारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास की रचना नहीं है। कालिदास की रचना नहीं है, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसके दरबार में ये थे कालिदास, संरक्षण प्राप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न पाए, नवरत्न थे, नवरत्न जो विद्वान थे वो थे। होता क्या है फ्रेंड्स, महान व्यक्ति हुए ये कालिदास। अनेक ग्रंथों की, अनेक महाग्रंथों की रचना की इन्होंने, अनेक महाग्रंथों की रचना की और एक से एक उम्दा बढ़ के, समझ रहे हैं ना? जैसे मेघदूतम, ऋतुसंहार, रघुवंश,
अभिज्ञान शाकुंतलम, अनेक प्रेम ग्रंथ भी इन्होंने लिखे, जिसमें हर एक इनके में अगर आप डीपली देखेंगे, इनको समझेंगे, तो कालिदास की जो रचनाएं थी उसमें कहीं ना कहीं प्रेम सौंदर्य की भावना बात होती है, समझ रहे हैं। तो जो इनका इनमें ग्रंथ नहीं था वो था कादम्बरी। क्लियर, कादम्बरी इनका रचना नहीं है, और जो रचनाएं हैं इनकी हैं। मेघदूतम हो गया, ऋतुसंहार हो गया, रघुवंश हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में चीन से भारत क्या आयात किया जाता था? गुप्त काल में चीन से भारत में क्या आयात किया जाता था? तो फ्रेंड्स एक बात आप याद रखिएगा, जो चीन था वो अपने रेशम के लिए प्रसिद्ध था उस समय। चीन जो था वो अपने रेशम के लिए प्रसिद्ध था, और चीन से जो आयात होता था बड़े पैमाने पे विश्व में, वो रेशमी कपड़ों का होता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प ए सही होगा, कि भारत में चीन से जो आयात सबसे सर्वाधिक होता था वो क्या था? रेशमी कपड़े थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्यभट्ट ने किसकी रचना की थी? रोमन सिद्धांत, बृहत संहिता, देवी चंद्रगुप्तम, सतगीतिका। तो आर्यभट्ट ने जो रचना की थी फ्रेंड्स, गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के संरक्षण में थे कालिदास की तरह। तो इन्होंने जो रचना की थी वो रोमन सिद्धांत की बात की थी। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया, वह चीनी यात्री कौन था? या गुप्त काल में चीन से आने वाला विदेशी व्यक्ति कौन था जिसने भारत की जो सामाजिक स्थिति थी उसका चरित्र चित्रण किया? वेंगसान, फायान, फुयान, इत्सिंग। तो फ्रेंड्स जो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा? वी, फायान। क्लियर। वेंगसान हर्षवर्धन के शासन काल में आ गया था, इत्सिंग के दरबार में फायान की फायान ने एक पुस्तक की रचना की थी, फोक्यू की। क्या? फोक्यू की, इसकी रचना की थी, और इसी में इस बात का उल्लेख मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह क्वेश्चन सबसे पहले होना चाहिए था लेकिन डिसऑर्डर हो गया है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा होगा श्रीगुप्त। 319 एडी में 319 एडी में श्रीगुप्त का उल्लेख मिलता है कि श्रीगुप्त ने ही गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी, नींव डाली थी, और गुप्त साम्राज्य का जो पहला शासक था वो श्रीगुप्त था। उसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी आता चंद्रगुप्त प्रथम आता है, और इसे नहीं गुप्त संवत की स्थापना की थी। क्या? गुप्त संवत की स्थापना कराई थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में तो आप जानते ही, इसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की इसने। क्या? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी इसने। क्लियर। तो गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से गुप्त सम्राट एक विशेष बीड़ा वादक थे? कौन से गुप्त सम्राट एक बीड़ा वादक थे? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या कुमारगुप्त प्रथम? तो फ्रेंड्स जो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स समुद्रगुप्त। क्या? समुद्रगुप्त एक महान शासक था जिसके बारे में हम बता चुके हैं पहले भी कि 335 एडी में यह शासक बनता है, 375 एडी तक यह गद्दी पर रहता है, और इसने उत्तर भारत में भी अभियान किए, दक्षिण भारत पे भी अभियान किए। समझ रहे हैं ना? इसने अनेक सिक्के चलाए, अनेक इसने सिक्के चलाए बीड़ा प्रकार टाइप के। और इसने क्या किया?
बीड़ा बजाने में तो दाहिर माहिर था ही था ये, इसके साथ साथ एक कला प्रेमी था, संरक्षण प्रेमी था। इसका जो दरबारी था हरिसेठ, क्या सॉरी फ्रेंड, हरिसेठ, जो इसका दरबारी था जो हरिसेठ, इसने इसके सम्मान में प्रयाग प्रशस्ति की रचना करता है, जिसका उल्लेख आपको इलाहाबाद के अभिलेख में मिल जाएगा। इलाहाबाद का जो अभिलेख है इसमें इस बात का उल्लेख मिलता है प्रयाग प्रशस्ति का। इसका दरबारी जो था हरिसेठ था और इसने जो ग्रंथ की रचना की थी प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब यही होता है कि किसी के सम्मान में उसको चढ़ा बढ़ा के खुशामद करके लिखना। क्लियर? तो बीड़ा वादक कौन था? समुद्रगुप्त था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है इसे। क्लियर? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आ गया वही क्वेश्चन, हमने जो डिटेल से बात कर ली कि समुद्रगुप्त का दरबारी कौन था। तो हरिसेठ जो था, राइट आंसर इसका ए सही होगा कि हरिसेठ ने प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की थी, किसकी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। इस पे लिखा भी है, उल्लेख भी मिलता है, इलाहाबाद का जो अभिलेख है उस पे भी इसका उल्लेख मिलता है समुद्रगुप्त का, और हरिसेठ ने जो उस पे अंकन किया है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? क्या? नालंदा नालंदा की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर बी सही होगा, कुमारगुप्त प्रथम ने। फ्रेंड्स जो कुमारगुप्त था 415 में ये गद्दी पर बैठता है, 415 में ये गद्दी पर बैठता है और 455 ईस्वी तक यानी एडी तक ये रहता है। लंबा शासनकाल है, अच्छा शासनकाल है इसका। इसने क्या किया? अपने पिता की जो विरासत थी उसे तो संरक्षित किया ही किया, साथ ही साथ इसने नालंदा जैसा विश्वविद्यालय की स्टैब्लिश को स्थापित कराया। इसने महान योगदान, शिक्षा के क्षेत्र में इसका महान योगदान रहा है इसने। और जो और क्या होता है, महान जो नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना कराता है। क्लियर? गुप्त संवत में भी ये कुछ सुधार करता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामायण और महाभारत की रचना किसके काल में हुई थी? गुप्तों के काल में या मौर्यों के काल में या कुषाणों के काल में या हर्ष के काल में? तो फ्रेंड्स जो इसका जो राइट आंसर होगा, जो रामायण महाभारत जो महाग्रंथ है, महान ग्रंथ है, इनकी जो रचना हुई थी गुप्तों के काल में। विकल्प ए सही होगा। क्लियर? इसका विकल्प क्या सही होगा? विकल्प ए सही होगा इसका, कि जो रामायण और महाभारत की रचना जो की थी वो गुप्तों के समय हुई थी। क्लियर? आप जानते हैं कि महाभारत को प्रारंभ में जय संहिता कहा गया, जब इसमें कम श्लोक थे, 10,000 के समथिंग थे। जब इसमें 1,00,000 श्लोक हो जाते तो इसे महाभारत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिल्ली में लौह स्तंभ किसके समय बनाया गया था? दिल्ली में लौह स्तंभ किसके समय बनाया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? तो फ्रेंड्स जो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो चंद्रगुप्त द्वितीय माना जाता है। विकल्प बी सही होगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये गुप्तों से बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहे हमारे। इन चीजों को हमने देखा, हमने समझा कि कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख था एक शासक का। अगर और उल्लेख करें हम स्कंदगुप्त का, स्कंदगुप्त जो शासक था गुप्तों का, इसका उल्लेख हमें, इसने जो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था, तो कहां से उल्लेख मिलता है इसका?
जूनागढ़ से इसका उल्लेख मिलता है, जूनागढ़ के अभिलेख से इसका उल्लेख मिलता है कि स्कंदगुप्त ने इसने हूणों से भी युद्ध किया था। हूणों से जो युद्ध हुआ था स्कंदगुप्त ने किया था। क्लियर फ्रेंड्स? तो बस आज हम यही रखते हैं। हमारे जो मेन सवाल थे वो हमने देखे, चर्चा की। कल हम कुछ और नए टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। और अब हम विदा लेते हैं आपसे। नमस्ते, नमस्कार। उम्मीद है बढ़िया रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए।